आज हम धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारकों के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आंतरिक कारकों के बारे में बता चुके हैं। बाह्य कारकों में किन किन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसमें आज हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक। हम जानते हैं पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बल धरातल के अंदर कार्य करता है जिसे आंतरिक बल कहते हैं, तथा दूसरा बल धरातल के ऊपरी भाग में कार्य करता है जिसे बाह्य बल कहते हैं। भूपटल पर इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है। आंतरिक शक्तियाँ पठार, पर्वत आदि भूदृश्य उत्पन्न करती हैं, तो बाह्य शक्तियाँ जैसे प्रवाहित जल, नदियाँ, हिमानी पर्वत और समुद्र की लहरें पृथ्वी की धरातलीय संरचनाओं को काट छाँट कर समतल बनाती रहती हैं। पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ की जाती है, जिससे टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण तीनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऊंचे भाग को अपक्षय और अपरदन क्रिया द्वारा समतल मैदान में बदलने की क्रिया रहती है। अपक्षय और अपरदन क्या है, आइए जानें अपक्षय क्या है। ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती रहती हैं। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। इसमें टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता है। अपक्षय के कार्य में ताप, वर्षा, जल, पाला, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव का हाथ रहता है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय एवं जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय: चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। जैसे जलती लालटेन के शीशे पर पानी की छींटें पड़ने पर शीशा चटक जाता है। इससे चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को भौतिक अपक्षय कहा जाता है। रासायनिक अपक्षय: चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क से इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से शैल यानी चट्टान के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लगना, बाद में यह जंग लोहे की परत को ढीला करके अलग कर देती है। ऐसा क्यों होता है, सोचकर बताइए। एक चूने का टुकड़ा लीजिए, इसमें किसी बर्तन में रखकर पानी डालिए और इस पर होने वाले परिवर्तन को देखिए। अपनी अभ्यास का पुस्तिका पर लिखिए। जंग लगने से लोहे को क्या नुकसान होता है? जंग लगने से लोहे का वजन घट जाता है क्योंकि वो टुकड़ा टूट जाता है। जैविक अपक्षय: पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रजातियों के द्वारा भी चट्टानें कमज़ोर होती हैं। जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना तथा मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हम हवा के द्वारा उड़कर बीज गिराए जाते हैं, वहाँ पौधा उगने लगता है और धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेकर उसकी जड़ चट्टानों को कमज़ोर करता है। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि एक टूटी हुई दीवार में कुछ पौधे उगाए हैं और जिस पर वर्षा की बूंदें पानी की मात्रा को पूर्ति कर रही हैं। इन पौधों के बड़े होने से वह दीवार टूट कर अलग हो जाएगी। ये जैविक अपक्षय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अपरदन: जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि
शक्तियाँ चट्टानों में तोड़फोड़ करती हैं तथा परिवहन के द्वारा उन्हें दूसरी जगह पर ले जाती हैं। इस प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। इसमें कटाव तथा बहाव की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। आपने खेतों में वर्षा का जल तथा नदी में बहता जल दोनों देखे होंगे। दोनों में मिट्टी होती है। क्या बता सकते हैं ये मिट्टी कहाँ से आती है? आपने अनुभव किया होगा कि अधिक वर्षा होने पर जल के साथ मिट्टी की ऊपरी परत भी बह जाती है। ये भी अपरदन की क्रिया के द्वारा होता है, जो मृदा अपरदन कहलाता है। इसके द्वारा मिट्टी की उपजाऊ परत बह जाती है। इसके रोकथाम के उपाय पर चर्चा करें। गांव, कस्बों, नगरों का जैसे जैसे विकास होता है तो भवनों या सड़कों के निर्माण के लिए ज़मीन से वनस्पति साफ कर दी जाती है, जिससे भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है। यह क्रिया अपरदन कहलाती है। अपरदन एक गतिशील क्रिया है। अपक्षय से भिन्न है। अपरदन के लिए अपक्षय आवश्यक नहीं है। दोनों क्रियाएं एक साथ अथवा अलग अलग हो सकती हैं। अपक्षय अपरदन में सहायक हो सकता है, परंतु अपरदन का भाग नहीं है।